नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि होलिका दहन पर किसानों ने जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां। राकेश टिकैत बोले आंदोलन रहेगा जारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले भाजपा के विज्ञापन पर कार्रवाई की है मांग। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी फिर बोली बंगाल में भाजपा को मिलेगा जीरो। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा जीरो पर सिमट सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। होलिका दहन पर किसानों ने जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां। राकेश टिकैत बोले आंदोलन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज होलिका दहन के मौके पर किसान कानूनों प्रतियां जलाई। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। किसान कानूनों की प्रतियां जलाकर राकेश टिकैत ने कहा, हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश में जाकर किसानों को संगठित कर रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा। 5 अप्रैल को मनाया जाए एफसीआई बचाओ दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने रविवार को होलिका दहन के दौरान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मोर्चा ने बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमाओं पर होली मनाई और यह सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। मोर्चे ने कहा कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और देश भर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों को घेराव किया जाएगा। बयान में कहा गया, सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में एफसीआई का बजट भी घटा है। हाल ही में एफसीआई ने फसलों की खरीद के नियमों में भी बदलाव किया है। एसकेएम ने हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक 2021 को पारित किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आंदोलनों को दबाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले भाजपा के विज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ऊपरी असम में सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले खबर के प्रारूप में छपे भाजपा के विज्ञापन के खिलाफ यहां निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन दिया है और भाजपा तथा 6 अखबारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े को दिया गया है। असम प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शेष 2 चरणों के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए समाचार के प्रारूप में 6 अखबारों में भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के विधि समूह के अध्यक्ष नीरन बोराहा ने पत्रकारों से कहा, समाचार रिपोर्ट के प्रारूप में विज्ञापन का प्रकाशन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों की सुर्खी इस तरह की है, भाजपा ऊपरी असम में सभी सीटों पर जीतेगी। भाजपा के शुभचिंतक और कार्यकर्ता गदगद, भाजपा ने ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की। ज्ञापन में दिए गए 6 अखबारों के नाम द असम ट्रिब्यून, असोमिया प्रतिदिन, अमर असोम, दैनिक असोम, नियोमिया बाटा और असोमिया खबर है। असम में दूसरे चरण का चुनाव 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, हमने सीईओ से मामले की जांच करने और तत्काल कदम उठाने की मांग की है, अन्यथा उनकी विश्वसनीयता पर शक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मामले पर दिल्ली में निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे। संपर्क करने पर सीईओ दफ्तर के एक अधिकारी ने बताया कि मामले का परीक्षण किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी फिर बोली, बंगाल में भाजपा को मिलेगा जीरो। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 0 सीटें मिलने का दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार भी किया है। रविवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के चंडीपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में अमित शाह के बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर भाजपा की जीतने के दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 26 क्यों कहा, पूरा 30 ही बोल देते, रसगुल्ला मिलेगा। ममता ने यहां शाह का नाम लिए बिना कहा। एक भाजपा के नेता ने कहा कि वह 26 सीट जीतेंगे, उन्होंने 4 सीट क्यों छोड़ दी, कहते हैं कि 30 में से 30 जीतेंगे, उन्हें रसगुल्ला मिलेगा। ममता ने कहा कि 30 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ है, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन 84% मतदान हुआ है, इसीलिए कह रही हूं कि तृणमूल कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी। ममता ने इस दौरान केंद्रीय बलों को भी सचेत किया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय बलों से अनुरोध करना चाहती हूं कि भाजपा के लिए प्रचार करना आपका काम नहीं है। आप सब यूपी से आए हैं, यह जान लीजिए कि मोदी और योगी के यहाँ वोट नहीं है। बंगाल की महिलाओं के साथ पंगा मत लो। नंदीग्राम के संग्राम में डटी ममता ने कहा कि अब वोटिंग के बाद ही जाऊंगी। उल्लेखनीय है कि बंगाल के चुनाव में दूसरे चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतदान 1 अप्रैल को होना है। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है और उनके सामने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला, कहा सोचा नहीं
नहीं था इस तरह पीठ में छुरा मार जाएगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोल उत्सव में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से उनकी पीठ में छुरा मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी से पहले पिता पुत्र दोनों का कोई अस्तित्व नहीं था। गौरतलब है कि नंदीग्राम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। इस सीट पर ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से खुद उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पिछले साल शुभेंदु टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। दोल उत्सव में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन के भावनात्मक पलों को याद किया। उन्होंने कहा, लोग मारे गए थे, चंडीपुर में मैं सारी रात बैठी रही, नंदीग्राम जाने नहीं दिया गया, कोलाघाट में मेरी गाड़ी रोकी गई, गवर्नर ने आने नहीं दिया, कहा कि आपके ऊपर पेट्रोल बम मारने की बात कही जा रही है। दूसरे दिन कोलाघाट आई, इसके बाद बाइक से गांव के रास्ते निकल गई, किसी तरह तामलुक गई। उन्होंने सवाल किया कि आंदोलन में इतने लोग मारे गए थे, उनका क्या हुआ? सीबीआई के पास केस गया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने 30 में से 26 सीटें जीतने की बात कही है, उन्हें क्या कोई खेला किया है क्या? मैंने तो नहीं कहा कि कितनी सीटें जीतूंगी। दरअसल कि सीएम का ये बयान अमित शाह के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि बंगाल के पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थरूर ने कहा, केरल में नहीं चलेगा भाजपा का लव जिहाद का शिगुफा, केरल में यूडीएफ के पक्ष में हवा। जी हां दोस्तों, भाजपा केवल सांप्रदायिकता फैला सकती है, इसीलिए वह केरल में लव जिहाद का शिगुफा छोड़ रही है, लेकिन बहुलतावादी केरल में उसकी है झांसेबाजी नहीं चलेगी। यह बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कही है। उन्होंने कहा, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए 88 वर्षीय ई श्रीधरन प्रख्यात मेट्रो मैन केरल के राजनीतिक भविष्य नहीं बन सकते। यूडीएफ के जीतने पर थरूर ने मुख्यमंत्री बनने से किया इनकार। थरूर ने इस संभावना से इनकार किया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जीतने पर वह राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा, राज्य में कांग्रेस के पास कई प्रभावशाली और समर्थ नेता हैं। थरूर ने दावा किया कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के पक्ष में हवा बह रही है। पार्टी और उसके सहयोगी दल अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2 मई को घोषित होने वाला चुनाव परिणाम यह बात साबित कर देगा। केरल में भाजपा के असर पर पूछे गए सवाल के जवाब में थरूर ने कहा, भाजपा राज्य में सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है, वह लव जिहाद के नाम पर घृणा की राजनीति कर रही है। ऐसा कर वह समाज में बांटना चाहती है और चुनाव में उसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन केरल जैसे बहुलतावादी राज्य में यह संभव नहीं होगा। केरल के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं और आगे भी वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में सभी टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा, एनएचएआई परेशान, 500 करोड़ का नुकसान। जी हां दोस्तों, पंजाब में टोल प्लाजाओं पर किसानों द्वारा बीते 5 महीनों से धरने जारी रखते हुए टोल वसूली बंद कर दिए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अब तक करीब 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह खुलासा एनएचएआई की ओर से पंजाब की मुख्य सचिव को भेजे पत्र में हुआ है। बता दें कि पंजाब से होकर गुजरते राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएचएआई के 25 टोल प्लाजा हैं, लेकिन केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते साल सितंबर-अक्टूबर से पंजाब में सभी टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया और वहां टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी, जो अब भी बंद है। एनएचएआई ने पत्र में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2020 से वाहनों को बिना टोल टैक्स आने जाने दिया जा रहा है। आंदोलनकारी किसानों के इस कदम से राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएचएआई को टोल टैक्स के रूप में होने वाली आमदनी रुक गई है और एनएचएआई को 1 अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक लगभग 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एनएचएआई का कहना है कि टोल के जरिए होने वाली आमदनी रुकने के कारण पंजाब में हाईवे की मरम्मत का काम भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा राज्य में प्रस्तावित विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावित हुआ है। पैसे की आमदनी रुकने से नए प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है और मौजूदा नेशनल हाईवे की मरम्मत भी नहीं हो रही है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय सड़क मार्ग एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह मसला पंजाब सरकार के सामने पहले भी उठाया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एनएचएआई ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि आंदोलनकारी किसानों से समझाकर मसले का हल निकाला जाए ताकि राज्य में टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का काम शुरू हो सके। गौरतलब है कि आंदोलन के तहत पंजाब में किसानों ने न सिर्फ टोल प्लाजा बल्कि रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर भी धरना लगा रखा है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार अब तक किसानों की कोई मांग मानने को तैयार नहीं हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत ने दी सरकार को चुनौती, बोले किसान नेताओं की रिहाई नहीं हुई तो बीजेपी नेताओं का होगा बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों,
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को देहरादून जिले के विकास नगर के हरबटपुर में आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान टिकैत ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उसे तानाशाह करार दे डाला। किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए किसान नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग करते हुए टिकैत ने कहा कि यह कृषि कानून नहीं बल्कि काले कानून है जो किसानों की बर्बादी की गारंटी देते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि गुजरात और बेंगलुरु में किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए किसान नेताओं की शाम तक रिहाई नहीं हुई तो देश भर में बीजेपी नेताओं का बहिष्कार होगा। बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई संगठनों से जुड़े लोग भी किसान महापंचायत में पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु चुनाव रैली में बरसे राहुल गांधी, बोले भाजपा में रिश्ता बनाना है तो मोदी शाह के पैर छूने होंगे। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चेन्नई में एक रैली की। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में तभी रिश्ते टिक सकते हैं जब आप पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर छूते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रिश्तों की संभावना तभी है जब आप प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के आगे सिर झुकाएंगे। राहुल गांधी ने एक तस्वीर का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर यह आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं, चुपचाप उन्हें पैर छूने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को अमित शाह के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसलिए अमित शाह के आगे झुक रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो गाली हमें क्यों दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सियासी बयानबाजी जारी है। ममता बनर्जी ने पहले ही पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाया था। वहीं अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने पीएम मोदी के शुक्रवार को बांग्लादेश में दिए एक बयान का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने मुर्शिदाबाद में एक चुनावी सभा में कहा, पीएम मोदी ने कल कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया। अगर आपने सत्याग्रह किया तो आप मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं, आप हमें गाली क्यों देते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने खड़गपुर में एक चुनावी रैली में कहा था कि बंगाल में जब चुनाव हो रहे हैं तब पीएम मोदी एक समुदाय का वोट पाने के लिए बांग्लादेश गए हैं। ममता ने यह भी कहा कि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और वे बांग्लादेश जाकर बंगाल पर लेक्चर दे रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है। बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20 से 22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। गौरतलब है कि शनिवार को पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजी से बढ़ता कोरोना, कई राज्यों में घुसने के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी तो कईयों में लगी दूसरी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,258 नए मामले सामने आए। यह इस वर्ष की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पिछले साल 16 अक्टूबर को 24 घंटे के अंतराल में संक्रमण के 63,371 नए मामले सामने आए थे। देश में गत मई से कोविड-19 के साप्ताहिक मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र ने शनिवार को उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जांच की संख्या महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने समेत 5 सूत्री निषिद्ध रणनीति जारी की, जहां कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की। इसके अलावा कई राज्यों में प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी है। वहीं कई राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्यों की बिजली की लाइन, राकेश टिकैत ने दी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के दौसा में किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अब सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 16 राज्यों की बिजली कट जाएगी। भरतपुर में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के आंदोलन स्थल की बिजली कटी तो किसानों के खेतों से जाने वाले 16 राज्यों की बिजली लाइन कट जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय देश में सरकार नहीं बची है, केंद्र में कोई सरकार नहीं, देश को व्यापारी लोग चला रहे हैं और इन व्यापारियों ने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है। टिकैत ने कहा कि देश की जनता अब सब समझ गई है और जनता
ममता को उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी कोई पार्टी विधानसभा में या फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाती है तो वह तानाशाह की तरह अपना व्यवहार दिखाती है। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र का रवैया भी एक तानाशाह की ही तरह है। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने के बाद अब धीरे धीरे किसानों की जमीन को व्यापारियों को बेचने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार के पास किसी तरह की योजना नहीं है। विपक्ष पर भी किया हमला। ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को ही आड़े हाथों लिया, उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 5 से 6 महीने और जारी रहेगा, लेकिन यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की नीतियों का कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक मजबूत विपक्ष होता और विपक्ष जिंदा होता तो आज किसानों की लड़ाई को आदर्श और मजबूती के साथ संसद में लड़ी जाती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बोली, बांग्लादेश जाकर बंगाल पर लेक्चर दे रहे पीएम मोदी, ये चुनाव के नियमों का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसे समय जब बंगाल में मतदान हो रहा है, पीएम बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं। बांग्लादेश में वह पश्चिम बंगाल पर लेक्चर देते हैं। यह चुनाव नियमों का उल्लंघन है। दरअसल ममता बनर्जी बैरकपुर में चुनाव प्रचार कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं और पीएम बांग्लादेश जाते हैं और बंगाल पर लेक्चर देते हैं। यह पूरी तरह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ममता ने आगे कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब एक बांग्लादेशी एक्टर हमारे रैली में शामिल होने आया तो बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से बात कर उसका वीजा कैंसिल कर दिया। लेकिन अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो एक तबके के एक वोट के लिए पीएम खुद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। अब आपका वीजा क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए? हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। वहीं खड़गपुर की चुनावी रैली में सीएम ममता ने कहा कि कभी कभी वे कहते हैं कि ममता ने बांग्लादेश से लोगों को लाकर यहाँ घुसपैठ कराई, लेकिन पीएम खुद वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश जाते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के दौरान पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से मुलाकात, काली मंदिर में पूजा की और बंगाल का भी जिक्र किया। ऐसे में उनके इस दौरे को टीएमसी बंगाल की राजनीति से जोड़कर देख रही है। अब सीएम ममता ने पीएम के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिरहाद हकीम ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, कहा सच साबित हुई ममता बनर्जी की आशंका। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने शनिवार को चाचोला क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आशंका सही निकली। फरहाद हकीम ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले दौर में ईवीएम में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम में हेरफेर करके और चुनाव आयोग को फिट करके भाजपा बच गई है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पर भी तंज कसा। फिरहाद हकीम ने बिना नाम लिए ही चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि पहले ही आयोग की भूमिका संदेहास्पद था, इसलिए टीएमसी ने न केवल ईवीएम की धांधली को पकड़ा बल्कि उसे जनता के सामने भी लाया। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई। इसके बाद उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का शक पहले ही मुख्यमंत्री कर चुकी थी। बता दें कि शनिवार दोपहर चाचोला विधानसभा क्षेत्र के चाचोल शहर के कलामगन इलाके में तृणमूल की एक चुनावी रैली आयोजित की गई। मंत्री फिरहाद हकीम हेलीकॉप्टर द्वारा जनसभा में आए। इसके अलावा चाचोल विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार निहार घोष भी चुनावी रैली में उपस्थित थे। साथ ही पार्टी जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मौसिम नूर, जिला तृणमूल महिला अध्यक्ष चैताली सरकार, तृणमूल जिला समन्वयक बबला सरकार, चाचोल 1 ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष सचिदानंद चक्रवर्ती और अन्य उपस्थित थे। उसी दिन एक चुनावी रैली में बोलते हुए मंत्री फरहाद हकीम ने कहा पार्टी नेता ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले दौर में जो आशंका जताई थी वह सच हुई है। कई मतदाता एक स्थान पर मतदान कर रहे हैं और दूसरे स्थान पर मतदान हो रहा है। हम चुनाव आयोग से भी शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। चुनाव आयोग को तटस्थ रहने की जरूरत है। ईवीएम में हेराफेरी करके और चुनाव आयोग को फिट करके भाजपा बच गई है। बंगाल के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि कांग्रेस की अक्षमता के कारण भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई। दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गुजरात दंगों में मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कांग्रेस शुरू से ही दिल्ली में कमजोर नहीं होती तो सांप्रदायिक पार्टी भाजपा उसकी जगह नहीं ले सकती थी। अब वे बंगाल की सत्ता में आने के लिए बड़ी बात कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल 4 मिनट में अचानक घट गया मतदान, टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान चल रहा है, लेकिन इस बीच मतदान प्रतिशत को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है।
कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत अचानक से कम हो जाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मतदान प्रतिशत में गड़बड़ी की लिखित शिकायत की है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि कांठी दक्षिण और कांठी उत्तर मतदान केंद्रों पर सुबह 9:13 पर मतदान प्रतिशत क्रमशः 18.47% और 18.95% था, लेकिन 4 मिनट बाद 9:17 पर यह घटकर क्रमशः 10.60% और 9.40% हो गया। पार्टी ने कहा कि यह गड़बड़ी है, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में बीजेपी पर वोटिंग प्रभावित करने का आरोप लगाया था। टीएमसी ने झारग्राम के बूथ नंबर 218 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ईवीएम खराब करने और पश्चिम मेदिनीपुर के गरबेटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 पर मतदाताओं को बूथ के अंदर न जाने देने का आरोप लगाया था। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव अधिकारी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सांसदों का दल चुनाव आयोग के अधिकारियों से कोलकाता में मुलाकात की। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में सुबह 10 बजे तक 15.30% मतदान दर्ज किया गया। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां 191 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इन 30 में अधिकतर सीटें नक्सल प्रभावित जंगल महल क्षेत्र में। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।